हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नो हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम BHDC 131 हिंदी साहित्य का इतिहास जो हम कर रहे थे उसी की इकाई 1 को करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम 2 टॉपिक कवर कर चुके थे। पहले हमने परिचय भी देख लिया था, आधार भी देख लिया था और साथ में आवश्यकता की काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता क्यों होती है ये भी देख लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, उसे कवर कर लिया था, उस पर चर्चा की थी हमने। तो ये 3 टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया गया उसमें कई तरह की समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के आरंभ का विवाद कब से हिंदी साहित्य का जो आरंभ है उसके लेकर भी कई तरह के विवाद हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का आरंभ किस समय से हुआ, कब, उसकी समय सीमा, समय काल क्या है, कब से वो शुरू होता है, इसको लेकर विद्वानों में कई तरह के हमें मतभेद देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम जॉर्ज गैरिसन की बात करें तो जॉर्ज गैरिसन क्या है, हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से मानते हैं। ठीक है, उनका मानना है कि जो हिंदी साहित्य का आरंभ है वो 7वीं शताब्दी से हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर हम बात करें तो हिंदी काव्य का जो आरंभ है वो विक्रम संवत 1050, ठीक है, 993 ईस्वी से मानते हैं। ठीक है, और उनका मानना है कि इसमें क्या था, सिद्ध जैन नाथपंथी रचनाओं को केवल सांप्रदायिक शिक्षा मानते हैं। इसके अंदर जो आदिकाल के अंदर हमें शुरुआती जो काल है हमारा आरंभ का आदिकाल, उसके अंदर जो सिद्ध जैन और नाथपंथियों की जो हमें रचनाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिर्फ सांप्रदायिक शिक्षा मानते हैं कि वो सिर्फ एक सांप्रदायिक शिक्षा के रूप में वो रचनाएं की गई थी। वो अपने अपने संप्रदाय की प्रचार प्रसार करना चाहते थे, कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने वो रचनाएं की। ठीक है, इसलिए वो हिंदी काव्य का आरंभ 1050 संवत से मानते हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो वो उनका मानना है कि हिंदी काव्य का जो आरंभ है वो 10वीं शताब्दी से हुआ है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर नागेंद्र जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर नागेंद्र हैं वो भी 7वीं शताब्दी से ही आदिकाल का, या हम कहें हिंदी साहित्य के आरंभ का, मानते हैं कि वो 7वीं शताब्दी से हुआ है। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें तो अपभ्रंश और हिंदी के संबंध की अगर हम बात करें कि अपभ्रंश भाषा और हिंदी भाषा में भी हमें कई तरह के मत देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उनका संबंध किस तरह से है वो देखते हैं। तो भाषा विज्ञान के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो हिंदी का विकास जो है वो किस तरह से होता है कि पहले प्राकृत भाषा रही, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और फिर अपभ्रंश के बाद हिंदी हम देखते हैं, हिंदी भाषा का विकास हुआ। ठीक है, प्राकृत से अपभ्रंश आई, अपभ्रंश से हिंदी हुई। ठीक है, अब इसके अंदर मतभेद किस तरह के हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर 2 तरह के वर्ग हमें देखने को मिलते हैं। पहले वर्ग की अगर हम बात करें तो वो क्या मानते हैं कि जो अपभ्रंश है उसी को ही हिंदी का प्रारंभिक रूप मानते हैं। ठीक है, जैसे कि राहुल संक्रांत्यान जो है वो अपभ्रंश को ना पुरानी हिंदी मानते हैं। उनका मानना यह है कि जो अपभ्रंश भाषा है वही हिंदी है। ठीक है, हिंदी और अपभ्रंश भाषा जो है वो अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है। बस अपभ्रंश का प्रारंभिक हिंदी जो है वो अपभ्रंश जो है वो हिंदी का प्रारंभिक रूप है। ठीक है, पहले अपभ्रंश थी, फिर उसका नाम बदल कर हम थोड़ा सा उसमें बदलाव हुए एंड फिर वो हिंदी भाषा हो गई। ठीक है, और सर्वपाद को जो है वो हिंदी के पहले कवि मानते हैं। ठीक है, राहुल संक्रांत्यान। वहीं अगर हम दूसरे वर्ग की बात करें तो वो क्या करते हैं कि उनका मानना है अपभ्रंश और हिंदी दोनों भाषाओं को वो अलग अलग मानते हैं। उनका मानना है कि अपभ्रंश भाषा एक अलग भाषा है, हिंदी भाषा और अलग है, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, हिंदी जो है वो अपभ्रंश भाषा का कोई रूप नहीं है, या अपभ्रंश प्रारंभिक रूप नहीं है हिंदी का। ठीक है, वो दूसरा वर्ग दोनों को अलग अलग भाषाएं मानता है। और उनका मानना है कि 10वीं शताब्दी के बाद का जो साहित्य है वो हिंदी साहित्य माना जाता है। ये दूसरे वर्ग की बात हुई। ठीक है, आगे अगर हम देखें भाषा वैज्ञानिक के निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो अपभ्रंश और हिंदी को अलग अलग भाषाएं माना गया है। ठीक है, भाषा वैज्ञानिक के अंदर जो हम बात करते हैं अगर, ठीक है, जो भाषा वैज्ञानिक होते हैं जो भाषा के बारे में पढ़ाई करते हैं उनकी अगर हम बात करें तो अपभ्रंश और हिंदी को ना अलग अलग भाषाएं जो है वो माना गया है। ठीक है, अपभ्रंश हिंदी की पूर्ववर्ती भाषा थी, पहले की भाषा थी, जिसमें से ना हम अन्य भाषाएं भी देखते हैं जो विकसित हुई थी, जैसे कि पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली आदि। ये भी अन्य भाषाएं हैं जो अपभ्रंश से ही विकसित हुई थी। ठीक है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस मत का समर्थन किया कि हिंदी का आरंभ जो है वो 10वीं शताब्दी से होता है। ठीक है, तो अगर पूर्ण रूप से बात करें कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है तो वो होता है 10वीं शताब्दी। ठीक है, उससे पहले हिंदी साहित्य का आरंभ नहीं हुआ था। ठीक है, हिंदी का जो साहित्य है, जो
हमें देखने को मिलता है वो 10वीं शताब्दी से देखने को मिलता है। ठीक है, हिंदी का आरंभ और स्वीकृत मत की अगर हम देखते हैं कि क्या है, तो 10वीं से 14वीं शताब्दी का जो साहित्य है वो अपभ्रंश से अलग रहा है। ठीक है, और इस साहित्य में हिंदी की आधुनिक बोलियों के पूर्व रूप की झलक मिलती है। ठीक है, तो 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच जो साहित्य लिखा गया उसकी जो भाषा थी वो अपभ्रंश से बिल्कुल अलग थी। ठीक है, वो अपभ्रंश जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, वो अलग थी। और जो हम आधुनिक समय में जो हमें अलग अलग बोलियां हम देखते हैं अपने आसपास, ठीक है, जो लोग बोलते हैं, और हिंदी जो है आधुनिक बोलियों की पूर्व रूप की झलक ही है। ठीक है, अधिकांश विद्वान जो हैं वो हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से ही मानते हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर हमें इसके अंदर दो तरह की विचारधाराएं देखने को मिली। ठीक है, कुछ 10वीं शताब्दी से इसका आरंभ मानते थे और कुछ उससे पहले मानते थे। और दूसरी बिंदु की अगर हम बात करें तो वो अपभ्रंश को हिंदी मानने वाला एक वर्ग था कि जो मानता था कि अपभ्रंश हिंदी ही है। ठीक है, वो पूर्व भाषा थी और हिंदी उसकी नया विकसित रूप है। इस तरीके का मानना था कि दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही भाषा है। तीसरे विचार की बात करें, दूसरा मुख्य बिंदु की बात करें तो जो है कि अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानने वाले थे। इसके अंदर हमें एक वर्ग देखने को मिलता है जो अपभ्रंश भाषा को हिंदी से अलग मानता है। उनका मानना है कि अपभ्रंश भाषा अलग है और हिंदी भाषा अलग है। ठीक है, और अंतिम बिंदु की अगर हम बात करें तो भाषा विज्ञान और साहित्यिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो हिंदी का जो आरंभ है वो 10वीं शताब्दी से स्वीकार किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन के प्रयास। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो है अगर हम उसकी बात करें तो विभिन्न विद्वानों ने ना अपनी अपनी दृष्टियों और मान्यताओं के आधार पर किया है। ठीक है, उनकी अपनी अपनी दृष्टि थी, अपनी अपनी मान्यता। अब हम देखेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन के विभिन्न प्रयास। ठीक है, अलग अलग जो विद्वान थे उन्होंने अपने अपने अनुसार अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार काल विभाजन किए हैं अपने तरीके से। ठीक है, अपने अपने मान्यता के अनुसार, ठीक है, के आधार पर। इसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है जॉर्ज गैरिसन का, फिर मिश्र बंधु हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये कुछ प्रमुख विद्वान हैं। ठीक है, और प्रत्येक विद्वान के विभाजन में अलग अलग दृष्टिकोण के आधार हमें दिखाई देते हैं। तो अब हम नीचे उन्हीं दृष्टिकोणों को देखेंगे, इनके जो विद्वान थे उन्होंने किस तरह से काल विभाजन किया, किस आधार पर किया, वही देखेंगे। तो सबसे पहले आता है जॉर्ज गैरिसन का काल विभाजन। इन्होंने किस तरह से किया था वो देखते हैं। तो जॉर्ज गैरिसन ने 1888 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था। ठीक है, वो किस तरह से किया था वो तो आप देख सकते हैं। सबसे पहला काल जो था वो चारण काल था, जिसका समय काल था 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। ठीक है, अभी हमने ऊपर बात की हिंदी के साहित्य के आरंभ को लेकर कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब से मानते हैं, 10वीं शताब्दी से, और इनका मानना था 700 ईस्वी शताब्दी से। ठीक है ना, तो इसलिए इनका स्वीकृत नहीं किया गया स्वीकार। और दूसरा काल दूसरे काल का नाम किया था इन्होंने तो सबसे पहला इन्होंने जो काल का नाम दिया था वो था चारण काल। ठीक है, इसका समय सीमा थी 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। ठीक है, दूसरे काल का नाम देते हैं ये 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। इसके बाद आता है जायसी की प्रेम कविता, फिर है कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास प्रेम काव्य, तुलसीदास के प्रवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी का शासन, विक्टोरिया का शासन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से इन्होंने विभाजन किया था हिंदी साहित्य का। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो साहित्यिक प्रवृत्तियों की बजाय इन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं को प्राथमिकता दी थी। ठीक है, अगर आप ऊपर देखेंगे मैं आपको दिखाती कि चारण काल। ठीक है, चारण काल के अंदर वो आदिकाल जिसके अंदर जो कवि थे वो राजाओं की प्रशंसा वगैरह किया करते थे। ठीक है, जिसके अंदर रासो काव्य लिखा गया है, उस काल को उन्होंने अलग अलग विशेषता के आधार पर बांटा था। जैसे कि जिस समय पे शुरुआती काल के अंदर हम राजाओं की प्रशंसा की कविताएं देखते हैं, जिसके अंदर चारण काल नाम दिया जिस वजह से इन्होंने। ठीक है, इसके बाद 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। जैसे कि अगर हम बात करते हैं धार्मिक पुनर्जागरण, भक्ति काल, 15वीं शताब्दी में भक्ति काल चल रहा था 1300 से 1700 तक, 1300 से 17। इसके अगर हम विश्लेषण करें तो इसके अंदर है कि साहित्यिक प्रवृत्तियों के बजाय इन्होंने क्या किया था, ऐतिहासिक घटनाओं को प्राथमिकता दी। ठीक है, साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर इन्होंने काल विभाजन नहीं किया था। इन्होंने काल विभाजन किया था ऐतिहासिक घटनाओं के ऊपर। ठीक है, उनको प्राथमिकता दी और उसी के आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया।
और इस काल विभाजन में व्यवस्था और स्पष्टता का अभाव हमें देखने को मिलता है। हमें नहीं समझ में आता है कि चारण काल क्या है, ठीक है, कृष्ण संप्रदाय या बाकी जो अन्य इन्होंने मुगल दरबार, विक्टोरिया शासन, कंपनी का शासन, ठीक है, इससे हमें कुछ एक व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। ऊपर से हमें कुछ स्पष्ट भी नहीं होता है ठीक से कि किस आधार पर उन्होंने, और उसका समय सीमा क्या रही, ये भी नहीं हमें पता लगता है ना, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया गया था। इसके बाद अगर हम देखें मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, तो मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य को 5 प्रमुख कालों में विभाजित किया है, ठीक है। मिश्र बंधु जो थे उन्होंने एक पुस्तक का नाम है उनकी मिश्र बंधु विनोद, इसके अंदर इन्होंने हिंदी साहित्य के 5 प्रमुख कालों में इनको विभाजित किया था साहित्य को। तो पहला तो आता है आरंभिक काल, ठीक है। आरंभिक काल इन्होंने सही नाम दिया, आरंभ का काल है, दे सकते हैं। और आरंभिक काल को इन्होंने 2 कालों के अंदर बांट दिया, ठीक है, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल, ठीक है। इसके बाद दूसरा काल का नाम दिया गया माध्यमिक काल, ठीक है, मध्य काल दिया, आदि के काल के बाद माध्यमिक काल दिया, ठीक है, कोई गलत नहीं है। पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल, इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया। फिर तीसरा आता है अलंकृत काल। अलंकृत काल किस आधार पर दिया गया नहीं समझ में आता, पूर्व अलंकृत काल है। उसके बाद इसको भी दूसरे उसमें है उत्तर अलंकृत काल, ठीक है। चौथा काल अगर हम देखते हैं तो परिवर्तन काल है। इसके बाद आता है वर्तमान काल। ये इन्होंने 5 का प्रमुख कालों में विभाजित किया था, ठीक है। उपकाल खंडों की अधिकता से भ्रम की स्थिति जो होती है इनके काल विभाजन में हमें दिखाई देती है और वो उत्पन्न होती है, ठीक है। उत्तर पूर्व करके इन्होंने जिस तरह से कालों को उपकालों में बांटा है, उससे कोई भी पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वो भ्रमित हो जाएगा, ठीक है, उसे नहीं समझ में आएगा। और साहित्यिक प्रवृत्तियों का स्पष्ट चित्रण भी हमें इसके अंदर नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अब तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, जिसे सभी विद्वानों ने स्वीकार भी किया, ठीक है। तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, ठीक है। और इसके अंदर इन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 4 कालों में बांटा है। पहला है वीर गाथा काल, ठीक है, जिसका समय है 1050 से 1375 ईस्वी। दूसरा भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी। इसके बाद आता है रीति काल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। और इसके बाद आता है आधुनिक काल 1900 ईस्वी से अब तक का समय जो है वो आधुनिक काल कहलाता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें इन्होंने साहित्यिक प्रवृत्तियों का आधार बनाया है, ठीक है। पहला आदिकाल की अगर हम बात करें तो जो उसका दूसरा नाम वीरगाथा काल भी है, क्योंकि उसके अंदर हमें जो रचनाएं देखने को मिलती हैं उसमें अधिकतर राजाओं की वीरता का वर्णन, उनके पराक्रम का वर्णन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जो कवि किया करते थे, तो इसीलिए उसका नाम वीरगाथा काल नाम दिया गया दूसरा। और दूसरे काल की अगर हम बात करें भक्ति काल, तो इसके अंदर भी उन्होंने साहित्यिक प्रवृत्ति को ही आधार बनाया और उसी के आधार पर उन्होंने भक्ति काल नाम दिया। भक्ति हमें अधिक दिखाई पड़ती है। तीसरा काल आता है रीति काल, ठीक है, इसके अंदर रीतिबद्ध जो रीति से के संबंधित हमें रचनाएं देखने को मिलती हैं, तो रीति काल नाम दिया गया। और आधुनिक काल, आधुनिक से मतलब समझ में आता है आधुनिक काल, ठीक है। और यह विभाजन जो है हिंदी साहित्य के विकास को समझने में भी सहायक है। हम आसानी से हिंदी साहित्य का जो विकास किस तरह से हुआ वो समझ सकते हैं इस विभाजन के अनुसार, ठीक है। इसके बाद आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन। तो द्विवेदी जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को स्वीकारते हुए ईस्वी सन को आधार बनाया गया, ठीक है। तो पहला इन्होंने नाम दिया आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है। इन्होंने इस तरह से बांटा। तो पूर्व मध्य काल को जो है भक्ति काल भी कहते हैं, ठीक है, भक्ति काल नाम है दूसरा। उत्तर मध्य काल को रीति काल भी कहा जाता है, ठीक है, उसका दूसरा नाम रीति काल है। तो कभी पेपर में आ जाता है ना, पूर्व मध्य काल भी आ जाता है, उत्तर मध्य काल भी आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होना कि पूर्व मध्य काल क्या है और उत्तर मध्य काल क्या है। दोनों ही नाम आ जाते हैं पेपर के अंदर, उत्तर मध्य काल, पूर्व मध्य काल, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं उन्होंने क्या किया, पूरी शताब्दी को ही आधार बनाकर विभाजन को व्यवस्थित किया और प्रवृत्तियों और साहित्यिक चेतना को विभाजन का केंद्र बिंदु बनाया, ठीक है। अन्य विद्वान भी थे जिन्होंने प्रयास किया था हिंदी साहित्य का आधार वो लिखने में, जैसे कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा एवं गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है। इन्होंने 3 काल में बांटा था, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकालीन चेतना को एक समान मानने के कारण इनका विभाजन जो था वो व्यापक रूप से स्वीकृत नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद आगे है आधुनिक काल के साहित्यिक चरण, ठीक है, आधुनिक काल के साहित्यिक चरण देखेंगे इसी के अंदर। तो आधुनिक काल को जो है 1900 ईस्वी से हम मानते हैं आधुनिक काल का समय सीमा, ठीक है, समय काल।
इसमें भी हमें कई तरह की प्रवृत्तियां देखने को मिलती है, जैसे राष्ट्रीयता का स्वर हमें देखने को मिलता है 1919-1920 के बीच में, छायावाद का प्रभाव 1920 से 1936 तक, प्रगतिवाद 1936 के बाद शुरू होता है, प्रयोग प्रयोगवाद और नई कविता 1943 ईस्वी से हम देखते हैं। और आधुनिक काल के अंदर क्या था, हिंदी साहित्य का विकास भी हुआ, आधुनिक काल के अंदर क्या था, हिंदी गद्य साहित्य का भी विकास हुआ, जिसके अंदर हम उपन्यास, कहानी, नाटक, यात्रा वृतांत, संस्मरण, आजीवनी आदि जैसी जो गद्य साहित्य है वो देखते हैं, उसके रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, निष्कर्ष में अगर हम देखें इस टॉपिक के में हिंदी साहित्य के काल विभाजन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रयास सर्वाधिक व्यवस्थित और मान्य माने गए हैं। उनके द्वारा प्रवृत्तियों और साहित्यिक चेतना को आधार बनाकर किया गया विभाजन हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक और साहित्यिक विकास को भलीभांति समझने में सहायक है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद है आगे नामकरण संबंधी विभिन्न मत। तो नामकरण के संबंध में जो हमें विभिन्न मत देखने को मिलते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले जो नामकरण आता है वो आता है आदिकाल का। ठीक है, तो आदिकाल को लेकर अलग अलग मत हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार आदिकाल को एक नाम दिया। ठीक है, तो उनको देखते हैं। तो सबसे पहले नामकरण जो हुआ था आदिकाल का, उसमें ग्रेसन ने जो था आदिकाल को चारण काल का नाम दिया था। आदिकाल को ग्रेसन ने चारण काल कहा था। हिंदी साहित्य का आरंभिक नामकरण इसे माना गया ग्रेसन के द्वारा। ठीक है, और चारण रचनाओं का कोई ठोस प्रमाण जो है प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने नामकरण तो दिया चारण का, लेकिन चारण से संबंधित कोई रचनाएं हमें इस काल के अंदर ऐसी रचनाएं हमें देखने को नहीं मिलती कि जिसके आधार पर उन्होंने चारण काल का नाम किया, इसलिए इसको ना अमान्य माना गया। बाकी के जो विद्वान थे उन्होंने इसे अमान्य माना। ठीक है, इसके बाद आता है मिश्र बंधु का। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये बहुत सरल नामकरण है, प्रारंभिक काल, शुरुआती काल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है साहित्यिक प्रवृत्तियों को स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, इसके अंदर हमें कोई साहित्यिक प्रवृत्तियां हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए इसे भी अमान्य माना गया। इसे भी विद्वानों ने जो था स्वीकार नहीं किया। इसके बाद आता है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया नाम वीर गाथा काल। ठीक है, आदिकाल को हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। तो मुसलमानों की चढ़ाइयों के समय वीर गाथात्मक रचनाओं का जोर हमें इस काल में देखने को मिलता है। ठीक है, और आधार की अगर हम बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने इसमें आधार दिया था कि रासो ग्रंथ जो है, जिसके अंदर हमें पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विजयपाल रासो जैसी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर हमें राजाओं की वीरता का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, और आलोचना में अगर हम बात करें तो कई ग्रंथ इसके बाद की जो रचनाएं हैं और अन्य प्रवृत्तियों की उपेक्षा भी इसके अंदर हम देखते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो दिया गया नाम था वीर गाथा काल, इसको काफ़ी हद तक ना विद्वानों ने सहमति जताई इस नाम को लेकर, उन्होंने स्वीकार भी किया, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने उसका एक प्रमाण भी हमें सामने रखा रासो काव्य के रूप में। ठीक है, इसके बाद आता है राहुल सांकृत्यायन का नाम जो उन्होंने दिया था सिद्ध सामंत युग। ठीक है, तो सिद्ध रचनाकार और सामंत प्रेरक का उल्लेख हम जो था इनको उन्होंने इसे आधार बनाया। और आलोचना अगर हम इसकी करते हैं तो ये है जो नाम है अन्य प्रवृत्तियों, नाथपंथियों, खुसरो आदि को अनदेखा करता है। ठीक है, जैसे आदिकाल के अंदर क्या था, सिद्ध साहित्य भी लिखा गया, नाथ भी लिखा गया। ठीक है, और खुसरो की कविताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। तो यह सही तो नहीं होता है किसी भी तरह से कि सिर्फ सिद्ध सामंत युग नाम दे दिया जाए एक काल को, जिसके अंदर हमें कई तरह की हमें रचनाएं देखने को मिलती है। शुरुआती काल में रासो काव्य होता है, सिद्ध होता है, जैन होता है, नाथ होता है, उन सबको हटाकर सिर्फ सिद्ध सामंत नाम दे दिया गया, इसलिए इसे भी अमान्य माना गया, इसे भी स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया नाम बीज वपन काल। ठीक है, तो साहित्यिक प्रारंभिक बीज वपन अवस्था को चिन्हित करता है ये, तो इसे भी स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद आता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा दिया गया नाम वीरकाल। ठीक है, इन्होंने वीरकाल किया। शुक्ल जी के वीर गाथा काल का रूपांतरण ही है ये एक तरीके से। ठीक है, शुक्ल जी ने वीर गाथा कहा, उन्होंने वीरकाल कहा, और इनके जो नाम है इसके अंदर हमें मौलिकता का भी अभाव देखने को मिलता है। इसके बाद आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया नाम, जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो आदिकाल है ना, इसको भी सभी ने स्वीकार किया, सभी विद्वान जो थे उन्होंने आदिकाल का नाम को स्वीकारा कि आदिकाल जो कहना है वो उचित रहेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं वीर गाथा काल और आदिकाल, ये दोनों ही नाम जो है वो माने जाते हैं आदिकाल में। ठीक है, सभी साहित्यिक प्रवृत्तियों, धार्मिक, श्रृंगारिक, लौकिक, वीर को समेटता है ये काल। ठीक है, आदिकाल के अंदर इन सभी जो प्रवृत्तियां हैं उन सबको हम लेकर चलते हैं आदिकाल के अंदर।
भक्ति काल के पृष्ठभूमि और विविध साहित्यिक प्रवृत्तियों को भी रेखांकित करता है। ठीक है, इन्होंने ये कुछ आधार दिए थे। ठीक है, और इस नाम को भी ना सभी विद्वानों ने स्वीकार किया था। ठीक है, इसके बाद आता है राम कुमार वर्मा के द्वारा दिया गया नाम है संधि काल और चारण काल। ठीक है, इन्होंने संधि काल और चारण काल नाम दिया। संधि काल में अगर हम बात करें तो ये भाषा के विकास की ओर संकेत करता है। ठीक है, और इसमें फिर आलोचना की जाती है कि ये प्रवृत्ति आधारित नामकरण नहीं है। ठीक है, किसी प्रवृत्ति को नहीं दर्शाता है ये उस युग की, इसलिए इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। आगे है कि विशेष में है आदिकाल नाम पर क्या कहते हैं, अधिकांश विद्वानों जो थे वो सहमत थे। ठीक है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया। और इस काल में हिंदी साहित्य के आदि रूप और सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के बीच जो है वो विकसित हुए हैं। ठीक है, वो हमने सभी दिखाई भी देते हैं। प्रवृत्ति साहित्य की विविध शैलियों का मूल स्रोत भी ये काल रहा है। आध्यात्मिक, श्रृंगारिक और वीरता प्रवृत्तियों इस काल की प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आदिकाल के अंदर हमें 3-4 तरह की हमें रचनाएं देखने को मिलती हैं, प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती है। एक तो आध्यात्मिक होती हैं, जिसके अंदर सिद्ध, नाथ, जैन आ जाते हैं। श्रृंगारिक रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। साथ में वीरता की प्रवृत्तियां, हमें वीरता परक जो रचनाएं हैं वो देखने को मिलती है, जिसके अंदर रासो काव्य आ जाता है ना। आगे हम बात करेंगे भक्ति काल की, कि भक्ति काल को लेकर अलग अलग जो मत रहे थे विद्वानों के। तो भक्ति काल को जो समय काल है वो है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक का समय भक्ति काल का जो समय था वो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भक्ति काल नामकरण का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, किस नाम का श्रेय किस विद्वान को जाता है ये आप अपने जब आंसर लिखते हो उसमें ज़रूर लिखना, और इन छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है कि आदिकाल का जो नाम है वो हम कहते हैं कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है जो सही ढंग से लिखा गया वो माना जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने सही से लिखा। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था। लेकिन अधिकतर हर जगह पर हम आदिकाल का नाम सुनते हैं कि आदिकाल है हिंदी साहित्य का प्रथम काल। तो आदिकाल जो नाम था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। ठीक है, उसको उसको सर्वमान्य माना गया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखने हैं और इनमें कभी गलतियां नहीं करनी अपने पेपर में लिखते समय। ठीक है, तो भक्ति काल का जो नामकरण का श्रेय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। ठीक है, और इसे ना कुछ जो विद्वान है वो पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, उसके पक्ष में भी है। ठीक है, आपको मैंने फर्स्ट जो इंट्रो वाली वीडियो थी इसकी उसमें भी मैंने बताया था कि आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। तो मध्यकाल जो उसे भी पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल कहते हैं। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। ठीक है, तो कुछ विद्वान इसे पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। पेपर में भी अगर आ जाता है ना इस तरीके से कि पूर्व मध्यकाल की विशेषताएं बताओ, तो इसमें ना कंफ्यूज मत होना। पूर्व मध्यकाल मतलब भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल आता है मतलब कि रीतिकाल के बारे में आपको बताना है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको हमेशा याद ही रखने होंगे, भूलना मत इन बातों को। इसके बाद आगे हम देखेंगे नामकरण पे जो विचार करेंगे कि भक्ति काल का जो नाम है वो क्यों दिया गया। ठीक है, इस नाम से काल की जो प्रमुख प्रवृत्ति जो थी वो स्पष्ट होती है भक्ति काल से। ठीक है, भक्ति काल से क्या समझ में आता है, भक्ति थी, और जो काल समय उस जो समय सीमा जो समय काल वो था उस टाइम पीरियड पे क्या था, भक्ति परक हमें रचनाएं देखने को मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता थी, आम जनता थी, वो भक्ति की ओर बढ़ रही थी, अग्रसर हो रही थी। ठीक है, वो आगे बढ़ती जा रही थी, और काफ़ी सारे लेखक थे, काफ़ी सारे कवि थे जो भक्ति परक रचनाएं कर रहे थे जनता को लिए। ठीक है, भक्ति इस काल की सर्वाधिक प्रबल साहित्यिक प्रवृत्ति थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रबल साहित्यिक प्रवृत्ति जो थी वो भक्ति ही थी। इस काल में सबसे अधिक हमें भक्ति की ही रचनाएं देखने को मिलती हैं। इस नाम से साहित्य की विशेषता और युग की पहचान होती है। ठीक है, जो भक्ति काल का जो नाम है इससे हमें साहित्य की विशेषता के बारे में पता लगता है कि उस समय जो साहित्य लिखा जा रहा था वो किस तरह का था, उसकी विशेषता क्या थी, और उस युग की भी हम पहचान कर लेते हैं कि वो जो युग था वो कैसा रहा होगा। ठीक है, उस युग में अधिकतर भक्ति परक रचनाएं थी, तो उस समय के जो लोग थे वो कैसे थे। ठीक है, उसकी भी हम पहचान कर सकते हैं। अगर वहीं हम बात करें पूर्व मध्यकाल जो ये नाम दिया गया उससे हमें क्या पहचान कर सकते हैं, तो यह नाम साहित्यिक प्रवृत्तियों को जो है स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल से हमें कोई विशेषता, साहित्यिक विशेषता हमें नहीं समझ में आती कि उस काल के अंदर किस तरह का साहित्य हमें लिखा गया। ठीक है, पूर्व मध्यकाल से आदिकाल की भांति आदिकाल की भांति यदि कोई विशेष प्रवृत्ति प्रमुख ना होती तो यह नाम उपयुक्त हो सकता था। ठीक है, जैसे आदिकाल था, आदिकाल के अंदर हमें कई तरह की विभिन्न प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती है, साहित्यिक प्रवृत्तियां। ठीक है, जैन, सिद्धनाथ, श्रृंगार परक रचनाएं, रासो काव्य, इसीलिए उसको किसी एक विशेषता के ऊपर उसका नामकरण नहीं किया गया, इसलिए उसका आदिकाल नाम दिया गया। ठीक है,
लेकिन अगर हम बात करते हैं भक्ति काल की, और जो उसका दूसरा नाम है पूर्व मध्यकाल, तो इसलिए इसको पूर्व मध्यकाल इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि इसमें हमें अन्य कोई विशेषता या कोई साहित्यिक प्रवृत्ति हमें देखने को नहीं मिलती है। इसमें सिर्फ एक ही साहित्यिक प्रवृत्ति थी जो थी भक्ति। ठीक है, तो इसलिए ये नाम जो है वो उचित नहीं है, इसलिए हम सिर्फ भक्ति काल ही नाम को जो है वो ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, अधिकतर जो विद्वान थे उन्होंने भी इसको ही अधिकतर उपयुक्त नाम माना। आगे अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं भक्ति काल की, कि इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति जो थी वो भक्ति साहित्य थी। ठीक है, काल की पहचान और प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए भक्ति काल जो नाम है वो अधिक उपयुक्त है। पूर्व मध्यकाल केवल एक ऐतिहासिक समय का संकेत कराता है, साहित्यिक योगदान का नहीं। ठीक है, पूर्व मध्यकाल जो नाम है उससे हम सिर्फ एक ऐतिहासिक समय काल के बारे में जान सकते हैं, लेकिन साहित्य में उसका क्या योगदान रहा, उस काल के अंदर साहित्य का क्या योगदान रहा, वो हमें नहीं जान सकते, ना ही हम किसी को बता सकते हैं। अगर हम किसी को ये बोलें कि पूर्व मध्य काल के बारे में बताते हैं, तो कोई भी नहीं समझ पाएगा कि पूर्व मध्य काल के अंदर किस तरह का साहित्य लिखा गया। लेकिन भक्ति काल अगर हम बोलते हैं कि भक्ति काल था, तो उससे कोई ना कोई आम इंसान भी अंदाज़ा लगा लेगा कि भक्ति काल था, तो मतलब उस समय ज़रूर कहीं ना कहीं भक्तिपरक जो साहित्य था वो रचा गया होगा। ठीक है, इसके बाद आता है रीतिकाल। तो रीतिकाल का जो समय है वो 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक का है। ठीक है, तो परिचय देखेंगे। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का जो समय है उसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया मध्यकाल था, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, तो पूर्व मध्यकाल भक्ति काल रहा, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल आता है। नामकरण को लेकर भी विद्वानों के अंदर विद्वानों के बीच में हमें कई तरह के मतभेद देखने को मिलते हैं। रीतिकाल नाम जो है वो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त करता है और इसीलिए इस काल का नाम रीतिकाल रखा गया। नामकरण के अगर हम विभिन्न मत को देखें तो डॉक्टर जो ग्रियर्सन थे, जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने द ऑर्स पोएटिका करके एक बुक थी उनकी। ठीक है, काव्य कला युग, इसके अंदर उन्होंने इसका नाम दिया था, तो जो डॉक्टर ग्रियर्सन थे उन्होंने इसका नाम जो दिया था वो था द ऑर्स पोएटिका, काव्य कला युग। ठीक है, ये नाम दिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस नाम की, तो काल को काव्य कला और श्रृंगारिक प्रवृत्ति से जोड़ा गया था, इन्होंने जोड़ा था। ठीक है, और नामकरण का स्पष्ट विश्लेषण भी नहीं किया था, इसीलिए इसको सब मान्य नहीं माना गया। लोगों ने इसे, जो विद्वान थे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। आगे अगर हम बात करते हैं मिश्र बंधु की, तो उन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। ठीक है, काव्य में अलंकार की प्रधानता को आधार बनाया इन्होंने, और अगर हम आलोचना करते हैं तो श्रृंगार और शास्त्रीयता की उपेक्षा इसके अंदर हमें दिखाई देती है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ अलंकार ही नहीं दिखाई देते हैं, इसके अंदर श्रृंगारिक रचनाएं भी देखने को मिलती हैं। शास्त्रीय की भी इसके अंदर उपेक्षा की गई इस नामकरण को अगर हम देखते हैं तो। आगे आता है रामचंद्र शुक्ल का, तो उन्होंने इस काल को रीतिकाल नाम दिया। तो रीति का अर्थ अगर हम बात करें तो रीति का अर्थ होता है लक्षण ग्रंथों और काव्य दृष्टिकोण से जोड़ा। ठीक है, और रीतिबद्ध रचनाओं और तत्कालीन प्रवृत्तियों को आधार बनाया इन्होंने, और रीतिकाल नाम विद्वानों के बीच सर्वाधिक स्वीकार्य किया गया। इसके बाद आता है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने इसका नाम दिया कलाकाल। काव्य के बाह्य पक्ष पर ध्यान केंद्रित रहता है इसके अंदर हमें। ठीक है, इन्होंने बाह्य पक्ष जो था उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया, और व्यापक श्रृंगारिक प्रवृत्ति की अवमानना हमें दिखाई देती है। इसके बाद आगे आता है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने इसका नामकरण नाम दिया श्रृंगार काल। रीति शब्द को काव्य के बाह्य रूपक का सूचक बताया, श्रृंगार को रीति काव्य की आत्मा माना इन्होंने। और आलोचना की अगर हम देखें तो केवल श्रृंगार पर केंद्रित नाम अन्य प्रवृत्तियों को अनदेखा करता है। ठीक है, कि श्रृंगारिक काल भी नाम देना सही नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ श्रृंगार पर केंद्रित नहीं रख सकते हैं हम, इसके अंदर हमें ना अन्य प्रवृत्तियां भी देखने को मिलती हैं। इसलिए विशेषता की अगर हम देखें तो इस काल में रीतिबद्ध साहित्य और लक्षण ग्रंथों का बोलबाला था। प्रमुख प्रवृत्ति जो थी वो थी श्रृंगार और अलंकारिकता। आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए विलासी कवियों द्वारा श्रृंगारिक छंदों का समावेश हमें इस काल के अंदर दिखाई देता है, और रचनाओं में रस और श्रृंगार को शास्त्रीयता से जोड़ने का इसके अंदर हमें देखते हैं कि प्रयास किया काफ़ी सारे जो कवि थे। ठीक है, जितने भी विलासी कवि थे उन सभी ने क्या किया था, श्रृंगार और रस को ना शास्त्रीयता से जोड़ा। अब उपयुक्त नामकरण अगर हम बात करते हैं तो रीतिकाल प्रवृत्ति की दृष्टि से अधिक सटीक जो है यही नाम रीतिकाल जो है वो सही हमें देखने को मिलता है। श्रृंगार काल विषय के आधार पर उपयुक्त है। ठीक है, अगर हम कभी विषय की बात करते हैं कि उस समय की विशेष जो काव्य था वो किस तरह का काव्य इसके अंदर हमें अधिकतर दिखाई देता है, तो श्रृंगारिक परक रचनाएं हमें ज़्यादा दिखाई देती हैं, तो उसके आधार पर हम श्रृंगार काल नाम दे सकते हैं, उसके आधार पर श्रृंगार काल उपयुक्त भी रहेगा नाम। और विद्वानों के बीच जो है रीतिकाल अधिक मान्य और व्यापक है। ठीक है, इसके बाद आता है आधुनिक काल हिंदी साहित्य का जो है। ठीक है, तो परिचय देखेंगे। परिवर्तन सतत प्रक्रिया है, साहित्य में काल विभाजन लचीला होता है। ठीक है,
परिवर्तन जो होता है वो एक सतत प्रक्रिया ही होती है। साहित्य के अंदर काल विभाजन भी जो है बहुत लचीला ही होता है। कैसे काल विभाजन बदलता है, नामकरण होता है, वो बहुत इस तरह से होता है कि आपको पता भी नहीं लगता है, ठीक है। और वो अचानक भी नहीं होता है और एकदम से किसी काल का अंत भी नहीं होता है और प्रारंभ भी नहीं होता, ठीक है। आधुनिक काल हिंदी साहित्य में रीति काल के बाद आता है। इसका प्रभाव भारतीय समाज की आधुनिकता और नवजागरण से गहराई से जुड़ा है, ठीक है। आगे है आधुनिकता और नवजागरण की चेतना, ठीक है। तो आधुनिकता की जो शुरुआत होती है वो कब से मानी जाती है वो देखते हैं। तो 1757 ईस्वी में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद आधुनिक भारत के जो बीज हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय, ठीक है, जिनका समय काल क्या है 1828 ईस्वी, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा अन्य संस्थाएं भी थी, जैसे कि प्रार्थना समाज, ठीक है, जिसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण मिश्न, इनके संस्थापक थे विवेकानंद, आर्य समाज था दयानंद सरस्वती, ये इनके संस्थापक थे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके संस्थापक थे एनी बेसेंट, ठीक है। अब नवजागरण के प्रयास कौन कौन से थे, क्या क्या हमें नवजागरण काल में प्रयास देखने को मिलते हैं। पहला था जाति प्रथा, सती प्रथा, कर्मकांड, बाह्य आडंबर का विरोध हमें इस नवजागरण में देखने को मिलता है। और इन सभी का जो विरोध था वो किनके द्वारा किया गया, ये जो संस्थाएं थी इनके द्वारा जाति प्रथा, सती प्रथा, बाह्य आडंबर का विरोध किया गया, ठीक है, और उन्हें पूरी तरह से खत्म किया गया। अंग्रेजी शिक्षा और समानता का प्रचार हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। जाति भेद, स्त्री पुरुष असमानता के उन्मूल पर भी हमें इसमें दिखाई देता है, उन्मूलन पर भी बल हमें दिखाई देता है, ठीक है। जाति भेद पर भी इसमें प्रयास किया गया कि जाति भेद ना हो, स्त्री पुरुष में के बीच में जो असमानता थी, ठीक है, वो खत्म करने पर बल दिया गया। इसके साथ में समाज में परिवर्तन क्या क्या थे इस काल में, कि मध्ययुगीन जड़ता को समाप्त किया गया और आधुनिक चेतना का विकास हमें इसमें देखने को मिलता है। समाज और राष्ट्र के प्रति ना एक नया दृष्टिकोण हम देखते हैं। साहित्य में भी नवजागरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रारंभ कब से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो 1843 ईस्वी से ही इसका जो प्रारंभ है वो मानते हैं, आधुनिकता का प्रारंभ, ठीक है। संवत की अगर हम बात करें तो 1900 संवत से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1900 ईस्वी से आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह 1857 ईस्वी को प्रस्थान बिंदु मानते हैं आधुनिकता का, ठीक है। और इसकी आलोचना के अगर हम आलोचना में देखें तो इस समय कोई नई चेतना की जो रचना है वो हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसे नहीं माना गया आधुनिकता का प्रारंभ, ठीक है, 1857 ईस्वी को। रामविलास शर्मा जो है वो 1868 ईस्वी को प्रारंभ मानते हैं आधुनिकता का। कवि वचन सुधा पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो इसके संपादन की शुरुआत हमें इसमें देखने को मिलती है इस समय में 1868 ईस्वी के दौरान। और राष्ट्रीय चेतना और आधुनिक भावबोध का संवाहक भी हमें देखने को मिलता है। ये कुछ उदाहरण थे, ये कुछ आधार थे जो रामविलास शर्मा ने दिए थे, ठीक है। इसके बाद आगे है इसके बाद आगे है नवजागरण कालीन साहित्य का विभाजन, ठीक है। जो नवजागरण काल था, आधुनिक काल था, इसको भी ना अलग अलग विभाजित किया गया, ठीक है। जैसे कि पहला इसे ना युगों में बांटा गया था। जैसे पहला आता है भारतेंदु युग, ठीक है, जिसका समय काल था 1868 से 1900 तक, ठीक है। प्रारंभ अगर हम बात करें तो 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो कवि वचन सुधा जो पत्रिका थी इसका प्रकाशन किया गया था, ठीक है। और तभी से भारतेंदु युग का प्रारंभ माना जाता है। इसकी विशेषताओं की बात करें अगर हम भारतेंदु युग की, तो राष्ट्रीयता की बात हमें देखने को मिलती है। समाज सुधार और भाषा विकास हमें इस युग में देखने को मिलता है। साहित्यिक रूप से अगर हम देखें तो नाटक लिखे गए इसमें, ठीक है, नाटक, कई तरह के नाटक हमें देखने को मिलते हैं। निबंध देखने को मिलता है और खड़ी बोली की कविताएं भी हमें इस युग में दिखाई देती हैं। प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा भारत दुर्दशा, निज भाषा उन्नति है, ये इसी के अंदर दिया गया एक काव्य है की लाइन है, ठीक है। तो प्रमुख रचनाएं हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की। सबसे प्रमुख तो ये नाटक ही है, भारत दुर्दशा एक नाटक है, ठीक है। इसके अलावा बाल कृष्ण भट्ट हैं जिनकी प्रमुख रचना है हिंदी प्रदीप, ठीक है। इसके बाद दूसरा युग आता है वो है द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग का अगर समय काल की अगर हम बात करें तो वो 1900 से 1920 ईस्वी तक माना जाता है। और ये किसके नेतृत्व में ये आता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में इस युग का नामकरण किया गया, ठीक है। और सरस्वती पत्रिका के जो संपादन था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही किया था, ठीक है। और इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो साहित्य अधिक विचार प्रधान और सामाजिक सुधार उन्मुख हमें इसके अंदर दिखाई देता है, ठीक है। और नैतिक शिक्षा और स्त्री समानता का प्रचार प्रसार भी इस युग में दिखाई देता है।
प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई साकेत और भारत भारती है, ठीक है, ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिओद हैं जो, इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचना है प्रिय प्रवास, ठीक है, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं इस युग की। निष्कर्ष में अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का जो आरंभ है वो 1868 ईस्वी से उपयुक्त माना गया है। यह साहित्यिक नवजागरण और आधुनिकता की शुरुआत का सटीक प्रतीक है। नवजागरण साहित्य को दो युगों में बांटा गया था, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, ठीक है, जिनके बारे में अभी हमने बात की। साहित्य में राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक सुधार और आधुनिक भावबोध का उदय इस काल की क्या थी, प्रमुख विशेषताएं थी, ठीक है। इस काल में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार हमें अधिक दिखाई देता है और इसी से संबंधित हमें अधिक रचनाएं भी मिलती हैं। तो आज इस यूनिट को हम यहीं पर ही करते हैं, ठीक है। बाकी के जो लास्ट टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगा। कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चाहे तो टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।